नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो होगी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी ट्रैवल वीडियोस हो गई थी, तो मैं सोचा कि अब थोड़ा स्टडी की वीडियोस बनाते हैं। तो जैसा आपने पोस्ट में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो होगा संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताएं एक मतलब जब आप पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हो तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो ना, तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है पॉलिटिकल साइंस में। तो अब हम शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ नज़र इन पॉइंट्स में डाल लेते हैं। तो जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य लिखा मैंने यहाँ पे, उद्देशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा। उसके हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। उसके हम पढ़ेंगे स्रोत में स्रोत में हम ये पढ़ेंगे जैसे जो हमारा संविधान है उसमें वो कई अन्य देशों से मिलकर भी बना है। मतलब कई चीज़ें हमने अन्य देशों से ली हैं, है ना। अपने संविधान में सब ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है और एकल नागरिकता ली है। तो ऐसी कई चीज़ें हमने अन्य देशों से ग्रहण की है। और फिर हम पढ़ेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे एकल और दोहरी नागरिकता, फिर कठोर व लचीले का समन्वय, फिर न्यायपालिका के बारे में, देन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, उसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो हम वोट देते हैं ना, एज है जो वोट के 18, तो उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके हम पढ़ेंगे FR, FT, DPSP। इन तीनों की फुल फॉर्म ये है कि FR मतलब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स हो गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया मौलिक कर्तव्य। DPSP हो गया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फिर हम पढ़ेंगे आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के बारे में। इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में स्वीकारा था। तो दोस्तों उद्देश्य का आप कुछ इस तरह देख सकते हो, ऐसे लिखी होती है। आपने वैसे कई बुक्स में देखी होगी आगे, इसमें हमें लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति सुविश्वास। दोस्तों इसमें ना कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि कितने प्रकार की न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी 3 न्याय की बात की गई है उद्देशिका में, 3 न्याय की बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, किस प्रकार की समानता की बात की गई है और कौन से शब्द जोड़े गए, मतलब है ना। और मतलब जैसे जब संशोधन हुआ था तो उद्देशिका में कई 3 शब्द जोड़े गए थे भैया। वो थे पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इससे 4-5 क्वेश्चन तो पक्के हैं जो बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। जैसे अभी हमने यहाँ पे जाना कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा गया, इतने में ये पेश किया गया संविधान सभा में। तो आखिर जो संविधान सभा का गठन है उसका विचार आया कैसे। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता MN रॉय द्वारा 1934 में रखा गया था। दोस्तों इसकी जो वीडियो होगी संविधान सभा का गठन की, इसकी अलग से सेपरेट डिटेल में बनाऊंगी क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें और आ जाती हैं। अभी जस्ट बेसिक के लिए इतना जानना जरूरी है कि जो विचार है इसका संविधान सभा का गठन का, वो MN रॉय द्वारा 1934 में रखा गया था। उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। जो हमारा संविधान है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान वो है अमेरिका का। भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान और अमेरिका का है सबसे प्रथम लिखित संविधान। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, वो अमेरिका का है प्रथम लिखित और हमारा है सबसे बड़ा लिखित। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद है 395, अनुसूची है 12 और भाग है 22। कहीं कहीं पे आपको भाग 25 दिखेंगे और अनुच्छेद भी आपको 395 से ज़्यादा ही दिखेंगे। वो ऐसा होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है हमारे कुछ भाग जुड़ते हैं, कुछ भाग हटते हैं। बट मूल रूप से अगर बात करें तो अनुच्छेद 395, अनुसूची तो 12 ही हैं और भाग है 22। उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य कुल है 11 और अगर हम बात करें मूल रूप से संविधान में जो थे वो थे 10, बाद में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
तो दोस्तों जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, वो भाग 4 क के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में। उसके बाद हम जो स्रोतों की बात, अभी हम शॉर्ट जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उसमें स्रोत की बात करी थी ना, तो वो स्रोत है आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में देखो क्या क्या आ जाता है। इसमें हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 में के द्वारा जो चीज़ें हमने संविधान में जोड़ी गई, जैसे न्यायपालिका, कैग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, आपात उपबंध हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा जोड़ी गई थी। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसकी भी अलग से वीडियो बनेगी। अभी बेसिक के लिए ये थोड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाह्य स्रोत की। बाह्य स्रोत में वो चीज़ें आती हैं, जैसे हमने जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे जो संविधान बना रहे थे उन्होंने कुल 60 देशों का अध्ययन करा था, उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण किया था। तो उन्हीं 60 में से कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हमने कुछ कुछ चीज़ें ग्रहण की है। जैसे ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता एकल नागरिकता ली है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने, इसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ना, ये कई इसे कनाडा से ले लिया हमने, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऐसे कई चीज़ें हमने अन्य अन्य देशों से ली है। अभी लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस देश से क्या क्या लिया है। और तो ये सब आ जाते हैं कि बाह्य स्रोत में आ जाता है कि अन्य देशों जो जो चीज़ें हमने ली हैं वो बाह्य स्रोत में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अब हम पढ़ेंगे कि संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या डिफरेंस। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और भारत में है संसदीय प्रणाली। तो इसमें डिफरेंस क्या है। जो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि उसमें 5 साल तक तय नहीं होता कि अगर कोई सरकार आई है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल तक रहेगी। अगर कुछ होता है तो उसको एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा उस सरकार को हटा दिया जा सकता है। जैसे हमने कई बार सुना ही होगा ना कि ये सरकार 2 साल चली या 3 साल चली है ना, और उससे पहले ही हट गई है ना। लेकिन अगर जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसमें क्या होता है, उसमें 5 साल तक वो तय है। अगर एक बार सरकार आ गई तो यानी कि वो 5 साल तक नहीं हटेगी। और जो अध्यक्षात्मक होती है वो जवाबदेही भी होती है, जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन जो संसदीय प्रणाली होती है वो जवाबदेही होती है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें जवाब नहीं मिलता सरकार के द्वारा, लेकिन कानूनन तौर पे वो जवाबदेही है। और संसदीय प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संबंध होता है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक है उसमें संबंध नहीं होता है, वो विभाजित होती है। अब हम बात करते हैं एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में। दोस्तों एकल नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है उनमें दोहरी नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया था। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में थोड़ा डिफरेंस जानते हैं। एकल नागरिकता में क्या होता है, देखो जैसे एक देश है ये, है ना। अब इसके अंदर कई छोटे छोटे राज्य होंगे, स्टेट्स होते हैं। जैसे हमारा मान लो भारत है, उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट होते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, या हरियाणा हो गया, कोई अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि जो हमें जो नागरिकता लेनी होती है वो सिर्फ हमारे पास देश की होती है ना। ऐसा तो नहीं अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उसकी अलग से हमारे पास नागरिकता है, और अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं या राजस्थान जाते हैं तो उसके पास हमारी अलग से नागरिकता है। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे पास पूरी एक देश की होती है ना। और लेकिन जैसे अगर जो अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि उसमें ऐसे मान लो ये देश है, इसकी आपके पास एक नागरिकता है। अब यहाँ पे स्टेट है अलग अलग, है ना, तो इसकी आपको अलग से लेनी होगी नागरिकता। यानी आप रह रहे हो और आपके पास 2 नागरिकता है, एक स्टेट की, एक कंट्री की, 2 अलग अलग नागरिकता है आपके पास। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है, आप देश में रह रहे हो, आप फिर उसके बाद किसी भी राज्य में रहो, आपके पास, जैसे आप यहाँ रहो, उत्तराखंड में रहो या हरियाणा रहो या उत्तर प्रदेश रहो या राजस्थान रहो, गुजरात रहो, कहीं भी आप रहो, आपके पास अगर कंट्री की नागरिकता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंड जा रहे हो तो वहाँ की ले रहे हो कहीं की भी। मतलब क्या होता है एकल नागरिकता में कि एक कंट्री की नागरिकता होगी आपके पास, स्टेट की आप अलग से नहीं लेते हो। लेकिन दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि स्टेट की आप नागरिकता अलग से ले रहे होते हो, कंट्री की अलग से।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। और एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में डिफरेंस तो पता लग गया होगा। अब जैसे यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णित है। तो हमारे जो भाग हैं, जिसे जो हमने अभी 12 भाग जाने थे कि संविधान में भाग 12 हैं, तो उनमें से जो भाग 2 है उसमें जो अनुच्छेद है 5 से 11, उसमें हमें नागरिकता के बारे में जानने को मिलता है। भारत की जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसकी जो धारा है 3 और 7, उसमें उसके अंतर्गत यहाँ लिखा है ना कि उसके अंतर्गत नागरिकता के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण व भारत में नए क्षेत्र के सम्मिलित होने पर। यानी कि अगर आप यहाँ जन्मे हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है। अगर आपका वंश है यहाँ से, तो वंश के आधार पर मिल सकती है। पंजीकरण के आधार पर जैसे 7 साल आप यहाँ रह रहे हो तो उस बेस पे मिल जाती है ना 7 साल। अगर आप किसी और दूसरे देश से आए हो तो और यहाँ की नागरिकता चाहिए तो पहले आपको 7 साल रहना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद आपको नागरिकता मिलती है। तो पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण व भारत के नए क्षेत्र में शामिल। मान लो अगर भारत अगर कहीं किसी और देश में शामिल होता है, जैसे मान लो पाकिस्तान और भारत अगर एक में आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में अगर भारत जो मतलब पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे मतलब अगर किसी नए क्षेत्र में सम्मिलित होता है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर उसके बाद है, हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। तो कठोर और लचीला में डिफ़ाइन कैसे होता है कि कठोर संविधान जो होता है उसमें संशोधन जो है बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुमत जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लचीले में क्या होता है, बहुत ही आसान, मतलब साधारण बहुमत से संशोधन मतलब हो सकता है। तो जैसे कठोर या अन्य उसे माना जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि कठोर या अन्य उसे माना जाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका का संविधान, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो संशोधन होगा वो विशेष प्रक्रिया से, यानी बहुमत उसमें जो होगी बहुत ज़्यादा कठिन होगी। और यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान हो तो यानी कि वो क्या है, लचीला संविधान है, यानी जैसे ब्रिटेन का संविधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन इसके तहत ही, अनुच्छेद 368 के तहत ही कोई भी संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। जो भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, यानी वो किसी के लिए बाध्य नहीं है। जो सही होता है उसके पक्ष में निर्णय होता है। बेशक कई बार ऐसा होना वैसे मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन वो क्या है, हमारी नागरिकता न्यायपालिका वो स्वतंत्र है व निष्पक्ष है। जिसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे सर्वोच्च में जो होती है सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि दिल्ली में है। और ये पूरे भारत की एक होती है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो कई बार इसे पॉलिटिकल साइंस में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आ जाता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उच्चतम न्यायालय क्या आ गया, वो सर्वोच्च न्यायालय है। यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ये जो है पूरे देश में 25 है। वैसे तो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि स्टेट जो है हमारे 28 है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि मतलब कई ऐसे स्टेट हैं जो जिनमें 2 मिलके उनका एक हाई कोर्ट है, ऐसा है। उसके बाद आ गया जिला परिषद। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जिसमें क्या होता है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जैसे हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था होता है। इसमें सबसे ऊपर होता है ग्रामीण, सबसे मतलब पहले नंबर पे आके ग्रामीण स्तर, उसके बाद खंड ब्लॉक स्तर यानी पंचायत समिति, फिर हो गया जिला परिषद। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, वैसे ये अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा ना कि सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर यानी पंचायत समिति, उसके बाद आ जाएगा जिला स्तर। ग्राम पंचायत जो होगा उसमें होगा मुखिया, उसके बाद खंड ब्लॉक स्तर में आ जाएगा प्रमुख, तो जिला परिषद में हो जाएगा अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है,
अब जो त्रिस्तरीय शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, जो कि विश्व में किसी भी संविधान में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था नहीं है, हमारे भारत में तो ये जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो सुझाव लाया था वो लाए थे बलवंत राय कमेटी द्वारा लाया गया था। और अशोका राय जो मेहता की कमेटी थी उसमें उन्होंने द्विस्तरीय शासन व्यवस्था की बात की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये जो है पहले जैसे हमने वोट देने का जो अधिकार था वो सिर्फ वो 21 वर्ष की तक आयु, मतलब उसकी आयु जो थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी। अब जो हो गई है वो 18 वर्ष हो गई है। तो ये हुआ है 61वें संविधान संशोधन 1918 द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी थी मतदान की आयु। अब हम पढ़ते हैं FR, FD और DPSP के बारे में, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जो हमारे टोटल संविधान में FR यानी मौलिक कर्तव्य है वो है 6 और जो भाग है, मतलब जो मौलिक अधिकार का भाग है वो है भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 में। जो FD यानी मौलिक कर्तव्य है वो 11 है और भाग 4 क में है और ये अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य 51 क है। और ये जो मौलिक कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं DPSP, भाग 4 में है ये संविधान के और अनुच्छेद है इनका 36 से 51। DPSP और FD यानी मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो आम नागरिकों के लिए होते हैं, मतलब उनको फॉलो करने होते हैं और इनमें कोई दंड नहीं मिलता। बस कुछ 4-5 ऐसे मौलिक कर्तव्य जिनमें कानून प्रावधान है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो कानूनन सजा मिल सकती है। लेकिन 11 में से कुछ ही हैं ऐसे, बाकी में अगर आप पालन करो या ना करो वो जनता पे डिपेंड होता है। और DPSP में क्या होता है, DPSP राज्यों को एक अपने राज्य के लोक कल्याणकारी विकास के लिए जब उनको राज्य में लागू करने होते हैं, ये भी राज्य के ऊपर होता है, अगर वो लागू करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अगर वो लागू नहीं करना चाहती तो उसके लिए बाध्य नहीं है। मतलब इन दोनों में ही DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इन दोनों में ही ना आम नागरिक बाध्य है ना ही राज्य जो है वो बाध्य है इन दोनों को लागू करने में। इसके बाद आपातकालीन के बारे में, आपातकालीन यानी इमरजेंसी। संविधान में आपातकालीन का वर्णन भाग 18 में किया गया है। देश की एकता, संप्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में आपात उपबंध लगाया जाता है, मतलब आपातकाल लगाया जाता है। अगर कहीं पे लगता है कि संविधान में की जो मतलब एकता या मतलब देश में कुछ बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल तीन तरीकों से लगाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, जिसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को अगर ये समाधान होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में युद्ध जैसी आशंका लगती है या उसकी संभावना है या बाह्य आक्रमण, यानी कि जैसे किसी बाहर देश के अगर जैसे कोई दुश्मन देश से, मान लो पाकिस्तान ने अगर हम पे हमला कर दिया, चीन ने हम पे हमला कर दिया, मतलब कि बाह्य आक्रमण यानी किसी अन्य देश से अगर हमला होता है ऐसी आशंका होती है। या सशस्त्र विद्रोह से यहाँ पे मतलब है कि आंतरिक अशांति, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया, मतलब इसको आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया था, अगर उसको इन तीनों में से किसी की भी संभावना लगती है तो। उसके बाद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति द्वारा तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया था सिर्फ उस राज्य में। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ये समाधान लगता है, आशंका होती है कि किसी राज्य में वित्तीय स्थायित्व यानी फिनेंशियल स्टेबिलिटी या साख
संकट में है तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में मतलब आर्थिक अगर संकट लगता है किसी राज्य में, वित्तीय स्थायित्व की कमी लगती है, मतलब वो सही नहीं लगता है, आर्थिक संकट पड़ता है, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बट अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे 42वें संविधान जैसे जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन किया गया जिसके तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये जो संशोधन किया गया ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किया गया, जिसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए: पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। उसका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने के जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। संविधान दिवस मनाया जाता है, जो शुरुआत की गई थी संविधान दिवस मनाने की, वो की गई थी 26 नवंबर 2015 से। और ये शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर की गई थी। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और जो संविधान को बनने में रुपए लगे थे वो लगे थे 63,96,729 रुपये संविधान को बनाने में लगे थे। उसके बाद KM मुंशी के अनुसार इनका एक विचार है कि जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जनपत्री कहा है KM मुंशी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को राजनीति का पवित्र दस्तावेज कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान है वो राजनीति का एक पवित्र दस्तावेज है। और जो संविधान की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और जो आखिरी बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, आपको आज का स्टडी ब्लॉग कैसा लगा और आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी बताना। और अभी बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।